रास्कोल्निकोव एक सुंदर युवक था जो रूस में रहता था। वो बहुत गरीब था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं वाकई में वो काम कर पाऊंगा? क्या वो पागलपन होगा? पर फिर भी उससे यह सिद्ध होगा कि मैं तमाम लोगों से ज़्यादा होशियार हूँ। रास्कोल्निकोव एक बड़ी बिल्डिंग में घुसा। वो बहुत व्यस्त जगह थी और कामकाजी लोगों से भरी थी। रास्कोल्निकोव को लोगों से मिलना पसंद नहीं था। अंधेरी सीढ़ियों पर जहां उसे कोई नहीं देख पाए, वहां वो खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करता था। पर फिर भी ऊपर की मंजिल तक चढ़ते हुए वो कांप रहा था। अगर मुझे अभी से डर लग रहा है तो क्या मैं वो काम कर पाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया था? चौथी मंजिल पर कुछ आदमी एक फ्लैट से फर्नीचर निकाल रहे थे। बहुत अच्छा, इसका मतलब उस बूढ़ी औरत के फ्लैट के नीचे कोई नहीं रह रहा। रास्कोल्निकोव 5वीं मंजिल पर गया और वहां उसने घंटी बजाई। एक बूढ़ी औरत ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। कौन है? मैं रास्कोल्निकोव, एक छात्र हूँ। पिछले महीने मैंने आपको चांदी की अंगूठी दी थी जिसके बदले में आपने मुझे पैसे उधार दिए थे। बूढ़ी औरत ने उसे कुछ देर के लिए घूरा और फिर उसने दरवाजा खोला। तुम्हारा समय कल तक का था, वो अब खत्म हो गया। अगर तुम कुछ और धंधा लाए हो तो अंदर आओ। घर के अंदर बहुत अच्छी साफ सफाई थी। लगता है बूढ़ी औरत की सौतेली बहन लीजावेता भी वहां है। मैं एक चांदी की घड़ी लाया हूँ। आप कृपा कर मेरी अंगूठी को अभी ना बेचें, मुझे जल्द ही कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारा समय कल पूरा हो चुका है। अब मैं अंगूठी के साथ जो मेरी मर्जी होगी वो करूंगी। इसके बदले में मैं तुम्हें 1.5 रूबल दूंगी। क्या? यह मेरे पिता की घड़ी है। उसकी कीमत कम से कम 4 रूबल होनी चाहिए। 1 रूबल और 50 कोपेक। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। ठीक है, मैं लूंगा क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बूढ़ी औरत अपनी जेब में संदूक की चाबी रखती है। पीतल वाली चाबी ही शायद संदूक की चाबी होगी। पर यह तो सिर्फ 1 रूबल और 15 कोपेक ही है। देखो, मैंने अंगूठी के सूद के 20 कोपेक और इस घड़ी के सूद के 15 कोपेक काट लिए हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आपकी बहन यहाँ कब आएगी? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, अलविदा, अलियोना इवानोवना। रास्कोल्निकोव सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क पर आया। मेरे दिमाग में ऐसा भयानक विचार कैसे आया? फिर रास्कोल्निकोव एक शराब खाने के सामने आकर रुका। उसने आज तक किसी भी शराब खाने के अंदर पांव नहीं रखा था, पर अब उसे जोर की प्यास लगी थी। बिना सोचे वो शराब खाने की सीढ़ियों पर चढ़ा। वो वहां बैठ गया और उसने एक बियर मंगवाई। उसने जल्दी से बियर पी, फिर उसे कुछ अच्छा लगा। क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ? मुझे तुम्हें बियर पीते देखकर काफी ताज्जुब हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति रास्कोल्निकोव के पास आकर बोला। रास्कोल्निकोव ने बताया, मैं एक छात्र था, पर गरीबी के कारण मैं स्कूल की फीस नहीं दे पाया। बूढ़ा बोला, स्कूल? देखो, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, पर शराब पीना अच्छा नहीं है। मेरा नाम है मरमेलादोव। ऐसा अक्सर होता है जब मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे काम की तलाश थी, पर कोई काम नहीं मिला। मैंने अपने परिवार को भूखे सोते हुए देखा है। मैंने अपनी बेटी को सड़क पर कोई काम तलाशते हुए देखा है। मेरी सुंदर बेटी सोनिया, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिससे कि परिवार का पेट भर सके। मैं शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। हर एक आदमी को जीने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। उसके बाद मरमेलादोव उठ खड़ा हुआ। चलो चलूं, अब घर जाने का वक्त हो गया है। रास्कोल्निकोव भी अब जाना चाहता था। दोनों मरमेलादोव के घर की तरफ बढ़े। मेरा घर पास में ही है। वो रहा मेरा घर। रास्कोल्निकोव ने कमरे तक की सीढ़ियां चढ़ने में उसकी मदद की। आज तुमने फिर से शराब पी? घर में बच्चे भूखे हैं, मरमेलादोव की पत्नी चिल्लाई। और तुम उसके साथ शराब पी रहे थे? निकल जाओ यहाँ से, रास्कोल्निकोव को धमकाते हुए उसने कहा। फिर वो औरत मरमेलादोव को पीटने लगी और बच्चे रोने लगे। मैं कुछ सिक्के छोड़ जाता हूँ जिससे कल बच्चे कुछ खा सकें।
यह सोचकर रसकोलनिकोव ने अपनी जेब से सिक्के निकालकर वहां रख दिए। रसकोलनिकोव ने यह एक अच्छा काम किया था, पर उसकी जेब फिर से खाली हो गई थी। यह मैंने कितनी बेवकूफ़ी की। उनके घर में कमाने के लिए सोनिया तो है, अब मैं खुद खाना कहाँ से खाऊंगा। उसके बाद रसकोलनिकोव अपने कमरे में गया। अगले दिन सुबह घर की मालकिन की नौकरानी नस्तास्या ने उसे जगाया। मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ एक बुरी खबर लाई हूँ। घर की मालकिन पुलिस से तुम्हारी शिकायत करने वाली है। पुलिस? मैंने क्या किया? तुम ना तो किराया देते हो और ना ही कमरा छोड़ते हो। मैं आज मालकिन से जाकर बात करता हूँ। हाँ, कल तुम्हारी माँ की यह चिट्ठी आई थी। चिट्ठी मुझे दो, अब मुझे अकेला छोड़ दो। नस्तास्या के जाने के बाद रसकोलनिकोव ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। मेरे प्यारे बेटे, मुझे यह जानकर दुख हुआ कि पैसों के अभाव में तुमने स्कूल छोड़ दिया है, पर जल्द ही तुम्हारी किस्मत चमकेगी। तुम्हारी बहन दुनिया, जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, जल्द ही मिस्टर लुजहीर से शादी करेगी। मिस्टर लुजहीर की उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर वो एक भले आदमी है। दुरिया उनसे प्रेम नहीं करती, पर दुरिया दिल की अच्छी है। दुरिया मिस्टर लुजहीर की अच्छी देखभाल करेगी। दुरिया को उम्मीद है कि मिस्टर लुजहीर तुम्हारे स्कूल की फीस भेजेंगे और बाद में तुम्हें कोई नौकरी भी देंगे। क्यों, यह है ना अच्छी बात? हम जल्द ही तुमसे सेंट पीटर्सबर्ग में मिलेंगे। मिस्टर लुजहीर वहीं रहते हैं। हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सप्रेम, तुम्हारी माँ। वो लिखती है, अच्छा आदमी, वो उनसे प्रेम नहीं करती। क्या बकवास है ये। मैं इस तरह की शादी को कभी नहीं होने दूंगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद रसकोलनिकोव सीढ़ियां उतरकर सड़क पर दौड़कर गया। मेरी बहन उस गरीब आदमी मरमेलदोव की बेटी सोनिया जैसी ही बन जाएगी। वो मुझे बचाने के लिए खुद को दुख पहुंचा रही है। फिर उसने दौड़ना बंद किया और एक जगह चुपचाप खड़ा हो गया। पर मैं इस शादी को रोकने के लिए भला कर भी क्या सकता हूँ? मैं अपने परिवार की कुछ भी मदद नहीं कर रहा। और फिर उसे मरमेलदोव के शब्द याद आए, हर एक आदमी को सहारे के लिए कुछ तो चाहिए होता है। रसकोलनिकोव का एक दोस्त था। वो एक छात्र था। उसका नाम था राज़मुखीन। राज़मुखीन बहुत होशियार था। उसके दिमाग में हमेशा कोई नया विचार आता था। पर फिर रसकोलनिकोव ने संकोच किया, क्योंकि राज़मुखीन भी उसके जैसा ही गरीब था। अब मेरे दिमाग में सिर्फ वही भयानक विचार ही बाकी बचा है। उसके खत्म होने के बाद ही मैं राज़मुखीन से मिलने जाऊंगा। उस पूरे दिन रसकोलनिकोव सड़क पर चहलकदमी करता रहा। उसके विचार ही उसे परेशान कर रहे थे। इसका कोई विकल्प जरूर होगा। मैं इस भयानक योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता। रसकोलनिकोव सड़क पर चलता रहा। फिर वो अचानक रुका। फिर हो सकता है उस बूढ़ी औरत की सौतेली बहन लिज़वेता भी घर पर ही हो। रसकोलनिकोव सोच रहा था, कल बूढ़ी औरत अकेली होगी। फिर मुझे अपनी योजना पर अमल करना चाहिए। अचानक रसकोलनिकोव को कुछ याद आया। जब वो पहली बार उस बूढ़ी औरत के घर गया था, तब उसने दो लोगों को कहते हुए सुना था, वो अलियोना इवानोवना, उसके पास बेशुमार पैसा है, फिर भी वो अपनी सौतेली बहन से एक गुलाम के जैसा व्यवहार करती है। वो सारा धन चर्च के लोगों के लिए छोड़ जाएगी, जिससे मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सके। सोचो, उन पैसों से तुम कितने अच्छे काम कर सकते हो। किसी को उसका कत्ल कर देना चाहिए। उस बुढ़िया के जाने के बाद उसकी दौलत से कई अच्छे काम किए जा सकते हैं। रसकोलनिकोव को लगा कि इसके अलावा अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जब रास्कोलनिकोव वापस अपने कमरे में पहुंचा, तब उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जल्द ही उसे नींद आ गई और उसने कई बुरे सपने देखे। हर बार उठने के बाद उसे ठीक नहीं लगा, पर बाद में उसे एक अच्छा सपना आया। रसकोलनिकोव ने सपने में देखा कि वो एक सुंदर जगह पर था। वहां घंटी बज रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। घंटी तभी भी बज रही थी। अरे, शाम के 6 बज गए। मैं पूरे दिन सोता रहा। अब उसे जल्दी करनी होगी, अभी कई काम बाकी थे। उसने अपने कोट में एक फंदा लिया। मैं कुल्हाड़ी को फंदे से लटकाऊंगा, फिर मेरे हाथ खाली होंगे। तब कोई भी शक नहीं करेगा कि मैंने कोई गलत काम किया है। फिर उसने एक लकड़ी और लोहे के टुकड़े को एक कागज में लपेटा। मैं बूढ़ी औरत से कहूंगा
कि मैं उसके लिए एक चांदी का सिगरेट केस लाया हूं। मैं इसे कसकर बांधूंगा जिससे उसे खोलने में कठिनाई हो। उसने हर कदम अच्छी तरह सोचा समझा था, पर अब तैयारी में उसे जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा था। उसने औजारों वाले शेड में से एक कुल्हाड़ी उठा ली। फिर वो धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की बिल्डिंग की ओर बढ़ा, जिससे उस पर कोई शक न करे। देर हो गई है, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, रस्कोल्निकोव ने सोचा। बूढ़ी औरत की बिल्डिंग में घुसते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, पर उसे दूसरी मंजिल पर कुछ आदमी दिखे। अच्छा होता अगर वो नहीं होते, पर मुझे लगता है उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अंत में रस्कोल्निकोव बूढ़ी औरत के फ्लैट के सामने आया। उसने घंटी बजाई। बूढ़ी औरत ने फ्लैट का दरवाजा खोलने में बहुत समय लगाया। कौन है? तुम क्या चाहते हो? मैं रस्कोल्निकोव हूँ, आपके लिए चांदी का सिगरेट केस लाया हूँ। तुम्हारा चेहरा एकदम फीका है और तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। मुझे बुखार था और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। जल्दी करो, यह लो और इसे खोलो। बूढ़ी औरत उस पैकेट को बेहतर देखने के लिए खिड़की के पास ले गई। रस्कोल्निकोव बिल्कुल उसके पीछे था। उसके चेहरे पर क्रूरता थी। फिर उसने कुल्हाड़ी को बूढ़ी औरत के सिर की तरफ घुमाया। तुमने इतना कसकर क्यों बांधा? क्या उसमें सच में चांदी है? रस्कोल्निकोव के वार के बाद बूढ़ी औरत एक धीमी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। चलो, मैं सफल हुआ। रस्कोल्निकोव ने जल्दी से झुककर बूढ़ी औरत की जेब से चाबी निकाली। फिर उसे उसके गले में बंधी एक डोरी दिखाई दी। उस डोरी से बंधा एक बटुआ था जो पूरी तरह से भरा था। बिना देखे उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो बेडरूम की तरफ दौड़ता हुआ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो संदूक का ताला नहीं खोल पाया। मैंने यह क्या कर दिया? क्या मैं पागल हो गया हूँ? पर अंत में ताला खुल गया। फिर वो अपनी जेबें भरने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आई? वो लिज़वेता, बूढ़ी औरत की सौतेली बहन की आवाज थी। लिज़वेता मुड़ी, पर उससे पहले रस्कोल्निकोव उसकी तरफ कुल्हाड़ी के साथ दौड़ पड़ा। दूसरा कत्ल करने के बाद रस्कोल्निकोव के दिल में एक अजीब सी भावना आई। वो सोने चांदी के बारे में सब भूल गया। वो किचन में गया और वहां उसने सावधानी से अपने हाथों और कुल्हाड़ी को धोया। फिर उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगी। मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। रस्कोल्निकोव ने कुल्हाड़ी और फंदे को अपने कोट के अंदर छिपाया। फिर वो फ्लैट से निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। उसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ किसी के आने की आवाज सुनाई दी। अब सिर्फ एक ही जगह बची थी छिपने के लिए। रस्कोल्निकोव उस बूढ़ी औरत के फ्लैट में वापस गया और उसने उसके दरवाजे को बंद कर लिया। उसने कदमों की आहट को पास आते सुना। किसी ने बाहर से आवाज लगाई, अरे अलियोना, जरा दरवाजा खोलो। फिर रास्कोल्निकोव को एक दूसरी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? पता नहीं, वो दरवाजा नहीं खोल रही है, पर उसे अंदर ही होना चाहिए। वो कभी बाहर नहीं जाती। मुझे भी अजीब सा लग रहा है, शायद कुछ गड़बड़ हो। तुम यहीं रुको, मैं जाकर कुछ मदद लेकर आता हूँ, दूसरे शख्स ने कहा। रास्कोल्निकोव चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा रहा। कुछ मिनट बीते। बाहर खड़ा आदमी तब ऊब गया और अपने दोस्त को खोजने चला गया। रास्कोल्निकोव ने उसके कदमों को जाते हुए सुना। वो अब चला गया है। भागने का मेरे पास बस यही मौका है। फिर वो बिल्कुल चुपचाप नीचे की सीढ़ियां उतरा। अचानक उसे ऊपर आते हुए लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे छिपना चाहिए। अच्छा हुआ पेंटर लोग चले गए। रस्कोल्निकोव नए पेंट वाले फ्लैट में जाकर छुप गया। कुछ देर में कदमों की आहट खत्म हुई। फिर वो नीचे उतरकर सड़क पर आ गया। किसी ने उसे नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मुझे पुलिस को जाकर सब बता देना चाहिए। फिर रास्कोल्निकोव अपने कमरे में वापस गया। जब उसने कुल्हाड़ी को वापस रखा तब भी उसे किसी ने नहीं देखा। अभी के लिए मैं सब माल को यहीं छुपा दूंगा। पर यह क्या, मेरे मोजे पर खून लगा है। मैं फंदे के बारे में तो सब कुछ भूल ही गया। उसने उस फंदे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर रास्कोल्निकोव ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। तभी अचानक वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों के बाद नस्तासिया ने उसे खोजा। यह क्या, तुम इन चिथड़ों में क्या लपेटे हुए हो? इधर देखो, तुम्हारी एक चिट्ठी आई है।
पुलिस ने मुझे तलब किया है। उन्हें पता है कि मैंने उन दोनों औरतों का कत्ल किया है। अब मैं क्या करूं? तुम पुलिस थाने जाओ। कुछ देर में नस्तास्या वहां से चली गई। रस्कोल्निकोव ने खूनी मोजे पर जमीन की धूल रगड़ी। मोजा बहुत खराब लग रहा था, फिर भी उसने उसे पैर में पहना। मुझे वही पहनना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा मोजा नहीं है। रस्कोल्निकोव पुलिस स्टेशन की तरफ चला। कहीं यह कोई चाल तो नहीं मेरे पीछे, कहीं वो मेरे कमरे की तलाशी ना ले ले। जब रस्कोल्निकोव पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां नए पेंट की खुशबू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत भयानक हुआ, मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। पर जब रस्कोल्निकोव पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा, कुर्सी पर बैठो, इंस्पेक्टर जल्द ही आपसे मिलेंगे। रस्कोल्निकोव ने सोचा सब ठीक ही लग रहा है। अंत में इंस्पेक्टर ने रस्कोल्निकोव को बुलाया। तुम्हें अपनी मकान मालकिन को 150 रूबल देने हैं। मैं एक गरीब छात्र हूं, मैंने उनसे जल्द ही पैसे लौटाने का वादा किया है। ठीक है, फिर तुम इस फॉर्म पर दस्तखत करके वापस जा सकते हो, इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने उन्हें अच्छा चकमा दिया, रस्कोल्निकोव सोच रहा था। पर जब दूसरा पुलिस अफसर कमरे में आया तब रस्कोल्निकोव बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर, हमें कत्ल के बारे में कुछ सबूत मिला है, जरा मदद करो, लड़का बेहोश हो गया है। रस्कोल्निकोव की तरफ इशारा करते हुए इंस्पेक्टर बोला। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे 2 दिनों से बुखार है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? ठीक, तुमने फॉर्म पर दस्तखत कर दिए हैं, तुम जा सकते हो। रस्कोल्निकोव तेजी से सड़क की ओर बढ़ा। मुझे जल्दी करनी चाहिए, अगले आधे घंटे में वो मेरा पीछा कर रहे होंगे। मुझे उस बूढ़ी औरत की चीजों को कहीं छिपा देना चाहिए। ऐसा सोचकर रस्कोल्निकोव सड़क पर दौड़ने लगा। रस्कोल्निकोव अपने कमरे में गया। उसने बूढ़ी औरत की चीजों को उठाया और फिर वो शहर की सड़कों पर घूमता रहा। सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? अंत में रस्कोल्निकोव को एक खाली मैदान दिखा। वहां पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। कोई भी यहां पर आकर नहीं खोजेगा। अगर कोई आया भी तो भी वो साबित नहीं कर पाएगा कि मैंने उन्हें यहां छिपाया है। चलो, मेरा काम खत्म हुआ। अरे, मैंने पैसे तो गिने ही नहीं। फिर रस्कोल्निकोव कुछ देर और शहर की सड़कों पर घूमता रहा और उसे अपना वादा याद आया। वो अब अपने दोस्त राज़ुमिखिन से मिलने जाएगा। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अब मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रस्कोल्निकोव, तुम इतने दिनों से कहां थे? तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? पर उसके मित्र के अच्छे व्यवहार का रस्कोल्निकोव पर कुछ गलत ही असर हुआ। अंदर आओ, कुछ खाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती। नहीं, मैं चलता हूं, मैं बस तुमसे हेलो कहने आया था। रस्कोल्निकोव को बुखार था, फिर भी वो सड़क पर चलता रहा। अंत में वो अपने कमरे में वापस पहुंचा। वो अपनी खाट पर लेटकर सो गया, पर सोने से भी उसे कोई चैन नहीं मिला। कई दिनों तक रस्कोल्निकोव को उन कत्लों को लेकर बुरे बुरे सपने आते रहे। जब वो उठा तब उसने अपने दोस्त राज़ुमिखिन को अपनी खाट के पास पाया। अरे, यह साफ चादरें कहाँ से आई? वाह, अच्छा हुआ तुम होश में वापस आ गए। मैंने तुम्हारे घर की मालकिन से बात की और कहा कि तुम जल्द ही उसका बकाया पैसा चुका दोगे। तब उन्होंने जाकर मुझे यह साफ चादरें दी। लगता है तुम काफी दिनों से बीमार हो। देखो, ज़ेमेतोव यहाँ 2 बार आकर गया और तुम्हें उसकी कुछ याद तक नहीं। ज़ेमेतोव, पुलिस स्टेशन का हेड क्लर्क, वो यहाँ क्यों आया? वो मेरा दोस्त है। क्या मैंने कुछ कहा? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? बिल्कुल फिक्र मत करो, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें सिर्फ अपने गंदे मोजे की फिक्र थी। मुझे मेरा मोजा दो, तुम बेहोशी में रोए। फिर ज़ेमेतोव ने कमरे में से खोजकर तुम्हें तुम्हारा मोजा दिया। चलो, अब पुरानी बातों को भूल जाओ। यह आदमी तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए आया है। इस पर दस्तखत करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए 35 रूबल भेजे हैं। नहीं, उसे वापस भेज दो। तुम दस्तखत करो, मुझे तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। फिर रस्कोल्निकोव ने दस्तखत कर दिए। उनमें से कुछ पैसे राज़ुमिखिन ने ले लिए।
अब तुम आराम करो, मैं कुछ देर में वापस आऊंगा। राजुमुखिन ने कहा, क्या तुमने खबर सुनी है? पुलिस ने उन दोनों औरतों के कत्ल के लिए एक पेंटर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बूढ़ी औरत का कुछ सामान भी मिला है। पेंटर ने कहा उसे वो सामान दूसरे फ्लैट में मिला था। अगले दिन सुबह रास्कोल्निकोव को पहले के बजाय बहुत अच्छा लगा। वो नए कपड़े पहनकर बाहर गया। उसकी जेब में वो पैसे थे जो उसकी माँ ने भेजे थे। गुड मॉर्निंग, मुझे नाश्ता दें, मुझे पिछले 5 दिनों के अखबार भी दीजिए। एक रेस्टोरेंट में जाकर रास्कोल्निकोव ने कहा। रास्कोल्निकोव ने कत्ल से संबंधित सभी समाचार पढ़े। तभी अचानक वहां पर जमेतोव आ गया। रास्कोल्निकोव, तुम्हारी अच्छी तबीयत देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं भी कत्ल के बारे में पढ़ने के लिए आया हूँ। जो कुछ हुआ बहुत भयानक था, पर योजना कुछ गलत थी। हम जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे। गलत योजना? क्या मतलब? तुम आराम करो रास्कोल्निकोव, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर रास्कोल्निकोव उसके बारे में चर्चा करना चाहता था। सच जानने के लिए हम उस मुजरिम पर लगातार नजर रखेंगे, फिर देखेंगे कि वो पैसा कहाँ खर्च करता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सब पैसों को एक पत्थर के नीचे छिपा देता, फिर मामले के ठंडा होने का इंतजार करता। वो शायद एक अच्छा प्लान होता। रास्कोल्निकोव ने ज़मेतोव से कहा, शायद मैंने ही वो किया हो। तुम्हें कमरे में जाकर आराम करना चाहिए, लगता है बुखार से तुम पोरा गए हो। फिर ज़मेतोव चला गया। रास्कोल्निकोव कत्ल वाले स्थान पर वापस गया। हाँ, मुझे बिल्डिंग के उस फ्लैट को दोबारा देखना चाहिए। रास्कोल्निकोव उस बूढ़ी औरत के फ्लैट में दोबारा वापस गया। वहां पर पेंटिंग चल रही थी और कुछ पेंटर काम कर रहे थे। घंटी बजने से पेंटर कुछ डर गए। मुझे एक आखिरी बार घंटी बजानी चाहिए। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? पेंटर ने कहा। मैं रास्कोल्निकोव हूँ। यहाँ पर जो खून पड़ा था उसका तुमने क्या किया? क्या यह आदमी पागल है? क्या हम पुलिस को बुलाएं? तुम मुझे पागल समझते हो? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहां मैं सब कुछ बता दूंगा। रास्कोल्निकोव चिल्लाया। वो तो वाकई पागल है। निकलो यहाँ से, तुम सरफिरे और पागल हो, हमें परेशान मत करो। पेंटर ने रास्कोल्निकोव को धक्का मारकर भगा दिया। रास्कोल्निकोव फिर बिल्डिंग से नीचे दौड़ा। उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपना अपराध स्वीकार करने की सोची, पर तभी उसने सड़क पर एक दुर्घटना होते हुए देखी। अरे, यह तो मर्मेलादोव है। नशे में धुत मर्मेलादोव एक घोड़ा गाड़ी के सामने आकर गिर गया था। वो नशे में था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। वो मर चुका है। रास्कोल्निकोव मर्मेलादोव के शव को लेकर उसके घर गया। बाप रे, मेरी मुसीबतों का कोई अंत नहीं, मर्मेलादोव की पत्नी बोली। रास्कोल्निकोव को उस महिला की हालत पर बड़ी दया आई। उसके पास माँ के भेजे जो भी पैसे बचे थे वो उसने उस महिला को दे दिए। देखो सोनिया, वो आदमी तुम्हारे पिता के दफन के लिए अभी कुछ पैसे छोड़कर गया है। रास्कोल्निकोव ने सोनिया को देखा और सोचा, अच्छा ये है सोनिया। रास्कोल्निकोव फिर सड़क पर वापस आ गया। बड़ी अजीब बात है, मैंने अभी अभी मौत को देखा है, पर उसने मुझ में एक नया जीवन भर दिया। मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ। जब रास्कोल्निकोव अपने कमरे की ओर जा रहा था तब उसकी भेंट राजुमुखिन से हुई। हेलो राजुमुखिन। रास्कोल्निकोव, क्या हुआ? तुम्हारे नए कपड़ों पर खून के धब्बे क्यों लगे हैं? रास्कोल्निकोव ने राजुमुखिन को मर्मेलादोव की दुर्घटना के बारे में बताया। फिर राजुमुखिन ने रास्कोल्निकोव के नए कपड़ों को साफ किया। यह तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम अब जरूर पहले से बेहतर दिख रहे हो। हाँ, मेरी तबीयत पहले से अच्छी है। देखो रास्कोल्निकोव, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। उन्हें उस बूढ़ी औरत के फ्लैट में एक घड़ी मिली है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। इस बीच राजुमुखिन रास्कोल्निकोव के साथ उसके कमरे पर गया। वहां पर तभी रास्कोल्निकोव की बहन और माँ आए थे। माँ, मेरे बेटे रास्कोल्निकोव, ये मेरा दोस्त है राजुमुखिन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अचानक रास्कोल्निकोव का मूड एकदम बदल गया। अरे वो शादी, दुनिया, तुम्हें वो शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रास्कोल्निकोव मिस्टर लुझिन से मिले बिना
तुम उनके बारे में राय मत बनाओ। मैं उससे क्यों मिलूं? वो एक बेरहम बूढ़ा आदमी है और तुम उससे प्रेम भी नहीं करती। रस्कोल्निकोव, अब बस करो, तुम अब आराम करो। कृपया अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो दुनिया। राज़मुखिन ने रस्कोल्निकोव को खाट पर सुला दिया। वो अब कुछ देर सोएगा। क्या मैं आपको होटल तक छोड़ दूं? हाँ ज़रूर, मुझे बेटा कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम एक अच्छे दिल के नेक इंसान लगते हो। क्या तुम कल सुबह रस्कोल्निकोव के कमरे में आ सकते हो? वहां मिस्टर लुझिन उनसे मिलने आने वाले हैं। उस बीच रस्कोल्निकोव ने पुलिस स्टेशन जाने का मन बनाया। अरे रस्कोल्निकोव, तुम घर पर आराम क्यों नहीं करते? मुझे लगा जैसे आप मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। जिस बूढ़ी औरत का कत्ल हुआ उसके पास मेरी कुछ चीजें गिरवी रखी थी। हाँ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, पर मैं उन्हें बाद में भी पूछ सकता था। बाद में? क्या वो मुझसे कोई खेल खेल रहा है? क्या उसे सच्चाई का पता है? रस्कोल्निकोव मन ही मन सोच रहा था। मैं पहले ही आता, पर अब मैं कमरा छोड़कर बहुत कम ही कहीं जाता हूँ। चलो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात? आप क्या जानना चाहते हैं? पूछिए। तुम बिना बात के परेशान हो रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम कमरे में जाकर आराम करो। फिर रस्कोल्निकोव पुलिस स्टेशन से अपने कमरे की ओर चला। शायद कुछ खास बात नहीं है। मैं ज़ेमेतोव को चकमा दे पाया। एक अजीब आदमी रस्कोल्निकोव के कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। हत्यारे, तुमने ही कत्ल किया है, वो तुम्हें पता है। क्या? वो कौन हो सकता है? मैं क्या करूं? रस्कोल्निकोव डर गया। रस्कोल्निकोव अपने कमरे में वापस गया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे सोनिया, मैं आपको अपने पिता के जनाजे का निमंत्रण देने आई हूँ। रस्कोल्निकोव ने दरवाजा खोला। अचानक सोनिया को पता चला कि रस्कोल्निकोव कोई अमीर इंसान नहीं था। शायद उसने अपने सारे पैसे उन्हें दे दिए थे। अरे तुम बहुत दयालु हो, तुमने हमें इतने पैसे क्यों दिए? नहीं, तुम लोग अच्छे और दयालु हो। आओ अंदर आओ और मुझसे कुछ बातें करो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे माफ़ करो, अभी मुझे जाना पड़ेगा। तुम कल आकर मुझसे मिलना। मुझसे जो बनेगा मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन रस्कोल्निकोव का परिवार और राज़मुखिन मिस्टर लुझिन से मिले। मैं तुमसे मिलने को राज़ी हुआ। देखो, जब दुनिया मेरी पत्नी बनेगी फिर ऐसी बैठकों के बारे में मैं खुद ही निर्णय लूंगा। क्या आप मुझे मेरे परिवार से अलग रखना चाहते हैं? देखो, मैं दुनिया को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, फिर उसे मेरी सब बातें माननी पड़ेंगी। तुम बड़े बेरहम हो। क्या तुम्हारी ये मजाल? यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा भाई है, आप मेरे भाई से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। मिस्टर लुझिन, आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप मेरे परिवार से अच्छी तरह पेश नहीं आएंगे तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। दुनिया मिस्टर लुझिर पर चिल्लाई। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, मिस्टर लुझिर ने कहा। अरे दुनिया, अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो माँ। बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे मन में एक विचार है। मैं एक किताब लिखने वाला हूँ। शुरू में मैं ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा, पर अगर तुम मदद करोगी तो अंत में हम एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे। तुम वाकई में एक सच्चे दोस्त हो राज़मुखिन। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जीवन में सफल होगे और दुनिया उसमें तुम्हारी मदद करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, रस्कोल्निकोव ने दुख भरे शब्दों में कहा। रस्कोल्निकोव ने अपनी माँ और बहन से अलविदा कहा। फिर उसने राज़मुखिन से कुछ बात की। राज़मुखिन, उन दोनों का ख्याल रखना। तुम मुझे अपनी बहन जितने ही प्यारे हो। फिक्र मत करो, अगर दुनिया इजाज़त देगी तो मैं जल्द ही उससे शादी कर लूँगा। सब लोगों के जाने के बाद रस्कोल्निकोव सोनिया से मिलने गया। शायद मैं तुमसे पहली और आखिरी बार मिलने आया हूँ। क्यों, क्या तुम कहीं जा रहे हो? अचानक रस्कोल्निकोव फर्श की ओर झुका और उसने सोनिया के पैरों को चूमा। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो सोनिया, मैं तुम्हें झुककर सलाम करता हूँ। तुम्हें देखकर मुझ में जीने की तमन्ना पैदा हुई है। तुम एक अच्छी और नेक इंसान हो। मैंने कई गलत काम किए,
पर तुम्हें देखकर मुझ में भी नई उम्मीद जगी। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी प्रिय मित्र लिज़वेता ने मुझे यह सबक सिखाया था। अब भी उसकी बात सच है। तुम उसी लिज़वेता की बात कर रही हो जो हाल ही में उस बूढ़ी औरत के साथ मारी गई थी। हाँ, लिज़वेता मेरी सच्ची दोस्त थी और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी दोस्त भी होती। मुझे माफ करो, पर अब मुझे जाना है। मैं जल्द ही तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। रस्कोल्निकोव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। अगले दिन सुबह वो ज़ेमेतोव से मिलने गया। रस्कोल्निकोव, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझसे मिलने आए। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? मुझे बताओ। कृपा करके आराम से बैठो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या मैं बच जाऊंगा? रस्कोल्निकोव मन ही मन सोच रहा था। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। राज़मुखिन ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे आदमी हो। मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया। मैंने तुम्हें चकमा देने की कोशिश भी की। ज़ेमेतोव ने कहा। क्या आपने मुझे ही मुजरिम समझ रखा था? हाँ, मैंने एक बूढ़े आदमी को तुम्हारे कमरे पर तुम्हें हत्यारा बुलाने के लिए भी भेजा। क्या वो आपको अपनी गलती लगती है? गलती? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि तुम ही हत्यारे हो। ज़ेमेतोव ने कहा। फिर आप मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देते? इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो। आगे जाकर वो स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने आप को बचाओ। अगर तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे तो वो इतना गलत नहीं होगा, पर एक बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे तो तुम्हें कम से कम आंतरिक शांति तो मिलेगी। यह बड़ी अजीब बात है। क्या मैं जा सकता हूँ? रस्कोल्निकोव ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें सोचने विचारने के लिए काफी समय दूंगा। मुझे पता है कि तुमने ही उन दोनों औरतों को मारा है, फिर भी मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन से निकलकर रस्कोल्निकोव सीधा सोनिया से मिलने गया। बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे उम्मीद देती हो, पर एक रहस्य है जिसे जानने के बाद तुम मुझे धिक्कारने लगोगी। तुम गलत समझ रहे हो रस्कोल्निकोव। मैंने अगर तकलीफ सही है तो तुमने भी बहुत मुश्किलें झेली हैं। शायद इसलिए हम मित्र हैं। तुम उम्मीद कभी भी मत छोड़ना। फिर सोनिया ने अपनी जेब में से 2 क्रॉस निकाले। यह दोनों क्रॉस वही थे जिन्हें रस्कोल्निकोव ने फेंका था। अब अपनी मदद के लिए इनमें से एक क्रॉस लो। मुझे पता है कि तुम्हारा इनमें कोई विश्वास नहीं है, पर मेरे लिए यह बहुत विशेष है। अरे सोनिया, काश मुझे पता होता। मुझे इतना पता है कि तुम खुद को बचा सकते हो। उस दिन तक मैं तुम पर यकीन करूंगी, चाहे इस बीच कुछ भी हो। सोनिया ने कहा। अगर मुझे जेल जाना पड़े तो भी, अगर मेरे रहस्य से तुम्हें तकलीफ पहुंचे फिर भी। हाँ, अब जाओ। अपनी गलती के लिए माफी मांगो। उसके बाद जो कुछ होगा वो आसान नहीं होगा, पर अगर तुम अपने अतीत को छुपा कर रखोगे फिर तुम्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। मुझे दुनिया को बताना ही चाहिए कि मैं ही असली हत्यारा हूँ। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने अपना अपराध स्वीकार करने आया हूँ। रस्कोल्निकोव ने ज़ेमेतोव के पास आकर कहा। उन हत्याओं की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर रस्कोल्निकोव के लिए वहां से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। उसे 7 साल के लिए जेल भेजा गया। उस बीच सोनिया ने उसका इंतजार किया। उसके बाद दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की।